ओके, सो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब हमने डिस्कशन किया था। तो जैसा कि किसी भी जर्नी में होता है, वेलोसिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो चेंज हो सकती है। तो वेलोसिटी में चेंज किस तरह से हो सकता है? चेंज इन वेलोसिटी, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकता है? तो क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड एंड डायरेक्शन। दोनों चीज़ें हैं वेलोसिटी में, स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर इन दोनों में से वन टू स्पीड या डायरेक्शन में से कोई एक भी अगर चेंज हो जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि दोनों चेंज हो रहे हों, दोनों चेंज हो रहे होंगे तो भी चेंज इन वेलोसिटी होगा। यानी कि डायरेक्शन चेंज ना हो, सिर्फ स्पीड चेंज हो जाए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, बट अलग अलग पोजीशंस पर स्पीड अलग अलग हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्ट्रेट रोड पर जा रहे हैं। मान लो ऐसा कि जादूगोड़ा से नरवा तक स्ट्रेट रोड है, लेकिन स्ट्रेट रोड में भी डायरेक्शन फिक्स है हमारा, बट अगर स्ट्रेट रोड में भी अगर हम अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्पीड से चलते हैं तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो गया। ठीक है। और अगर स्पीड में चेंज ना हो, हमारा जो गाड़ी है उसके मीटर में हम देख रहे हैं कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहे हैं तो उसी स्पीड से जा रहे हैं, मीटर में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे कोई टर्निंग आ गया, टर्निंग पर बिना स्पीड घटाए अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो हम उस केस में ऐसा बोलेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हुआ, तो भी कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज का मतलब है स्पीड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज हुआ तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो गया। दोनों भी चेंज हो सकते हैं। जैसे टर्निंग पे हम जा रहे हैं तो जनरली ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब हम टर्निंग पे जाते हैं तो हमारी स्पीड भी कम कर लेते हैं। क्यों कम कर लेते हैं ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा कि कम करना ज़रूरी क्यों है। तो स्पीड और डायरेक्शन दो में से एटलीस्ट एक अगर चेंज हो जाए तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाए कि टाइम के हिसाब से किस तरह चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, देन इट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? ऐसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सेलरेशन, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग डिस्टेंस पर भी अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है, बट उसका रेट ऑफ चेंज हमें नहीं देखना है, हमें टाइम के साथ जब देखते हैं तब उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जनरली ए सिंबल यूज कर लेते हैं। तो अगर किसी टाइम t1 पर वेलोसिटी थी v1 और किसी टाइम t2 पर वेलोसिटी है v2, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज उससे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो ऐसे हम वेक्टर सिंबल से डिनोट करते हैं। अब वेक्टर्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस अभी हमने वेक्टर यूज कर लिया है ये बताने के लिए कि स्पीड नहीं है वेलोसिटी है, क्योंकि जनरली स्पीड के लिए भी v सिंबल यूज करते हैं और वेलोसिटी के लिए भी v सिंबल यूज करते हैं। लेकिन अगर हम v के ऊपर एरो लगा देते हैं तब ये सिंबल बन जाता है वेलोसिटी के लिए, और अगर एरो नहीं लगाया तो ये सिंबल हो जाता है स्पीड के लिए। एरो मतलब इसमें स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, यानी कि ये वेलोसिटी है, तो ऐसा सिंबल यूज कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की ये जो वैल्यू है इसमें हमने क्या निकाला है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी v1 थी, जब टाइम t1 था, हमने घड़ी में टाइम देखा, t1 टाइम हो रहा है, उसी समय हमने मीटर को देखा, उसमें स्पीड देख ली, डायरेक्शन देख लिया, तो वो हो गया v1। फिर कुछ देर के बाद हमने घड़ी में देखा टाइम t2 टाइम हो रहा है, उस समय स्पीड क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, वो देख लिया, तो हो गया v2। तो वेलोसिटी में चेंज v1 से v2 हो गया। टाइम में कितना चेंज हो गया, पहले t1 था अभी t2 हो गया, तो t2 माइनस t1। सिंबॉलिकली चेंज को डेल्टा से भी लिखते हैं, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी ऐसे भी लिखा जा सकता है। यूनिट कैसे निकाला जाएगा एक्सेलरेशन का,
वेलोसिटी के लिए यूनिट है मीटर पर सेकंड और इधर टाइम से और डिवाइड हुआ तो यूनिट आ गया क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स लिखते समय ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं, मीटर पर सेकंड को एमटी लिख देते हैं और अजीब अजीब टाइप से लिख देते हैं, जैसे सेकंड को SEC ऐसे लिख दिया, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक नहीं है तरीका। MT मीटर के लिए नहीं लिखना है, मीटर के लिए M लिखना है, सेकंड के लिए S लिखना है, और पावर -2 लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गलत ये भी नहीं है, अगर तुम ऐसे लिखते हो तो ये भी गलत नहीं है, बट अभी जो नया कन्वेंशन चल रहा है, लेटेस्ट जो कन्वेंशन है यूनिट्स लिखने का, वो ये है MS⁻²। ठीक है, इस तरह से लिखना है। कई बुक्स में ऐसे यहाँ बीच में एक डैश भी लगा दिया जाता है, कुछ बुक्स में यहाँ पे ऐसे डॉट भी लगा रहेगा, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा MS⁻² इस तरह से लिखना है। तो ये चीज़ की आदत बना लो, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा हो, बट जो स्टैंडर्ड तरीका है वो हम तुमको ये बता रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरा 1-2 पेपर भी पब्लिश हुए हैं साइंटिफिक जर्नल्स, तो उनमें इन सारी चीज़ों को वो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि यूनिट लिखने का तरीका सही नहीं है, इसको सही करके भेजो। तो वहाँ पर लेटेस्ट सिस्टम ही यूज़ होता है कि कैसे यूनिट्स वगैरह लिखनी है, तो इसीलिए हमको ये बात पता है तो हम बता रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि जो लेटेस्ट तरीका है यूनिट्स लिखने का उसको यूज़ करो। बुक्स में जो लिखा है वो कोई बात नहीं, जिसने भी लिखा होगा, किसी इंसान ने ही लिखा होगा तो उससे गलत भी हो सकता है। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये इनफैक्ट एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछले क्लासेस में भी, कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है। तो एवरेज का मतलब ये है कि एक सर्टेन वैल्यू V1 थी, फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद एक सर्टेन वैल्यू V2 थी, तो उनका हमने डिफरेंस कर लिया, तो ये एवरेज हुआ। बट इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तो नाम से ही पता चल जाता है, जितने भी तुम साइंस में टर्म्स पढ़ोगे उनमें नाम में ही उसका मीनिंग छुपा रहता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस में देखो ये जो पार्ट है इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट? इंस्टेंट मीन्स वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जो टाइम इंटरवल है ये डेल्टा टी, ये अगर बहुत ही छोटा हो तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल को ही कहा जाता है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंट में हमें अगर निकालना है कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो ये डेल्टा टी होना चाहिए बहुत ही छोटा फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है, फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू डेल्टा टी मस्ट बी एन इंस्टेंट, यानी डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए। तो बहुत छोटा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब होता है कि ये जीरो के बहुत पास में है, वेरी क्लोज टू जीरो, बट जीरो नहीं है। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो हमारा ये एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसमें फिर ये जो नीचे AVG या कुछ बुक्स में AV लिखा रहता है, उस सिंबल को हम ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ A लिखेंगे, A वेक्टर, वेक्टर मीन्स इसमें डायरेक्शन ली है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V और इधर था डेल्टा टी। अब हमें डेल्टा टी को बहुत छोटा लेना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल्टा टी, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इसको दोबारा से लिख देते हैं थोड़ा बड़ा करके, ऐसे लिखा जाता है LIM, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाय डेल्टा टी। तो ये चीज़ की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये हमारा जो एक लेक्चर है डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, यानी कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाला जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो उसमें और भी, उस लेक्चर सीरीज़ में और भी लेक्चर अभी ऐड हो गए, इंटीग्रेशन वाला उसमें एडेड नहीं है अभी। इंटीग्रेशन वाला हम 1-2 दिन में, इस वीक में ऐड कर देंगे कि इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है और वो हम कब करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। फिर यूजिंग लॉग टेबल, लॉग टेबल कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसकी हेल्प से हम वैल्यू निकालते हैं, ये उसमें ऐड हो जाएगा मैथमेटिकल टूल्स वाले में। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यहाँ तो सिंपल था, डेल्टा V बाई डेल्टा टी करके हमने निकाल लिया, V1 V2 की वैल्यू देख ली कितनी है, डिफरेंस निकाला और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया।
लेकिन जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो, डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो, तब इसका कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड में इसको कैसे निकाला जाएगा, रेट ऑफ चेंज कैलकुलस मेथड में ऐसे निकाला जाता है। ये सब क्या है, ये उस लेक्चर को देख लो तो समझ में आ जाएगा। डी ओवर डी टी ऑफ वी, ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट था इसको हमने लिख दिया डी ओवर डी टी। डी ओवर डी टी का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी ओवर डी टी जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये क्या काम कर रहा है, इट डिफरेंशिएट्स वी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, जैसे तुम्हें उस लेक्चर में देखोगे तो वहाँ ऐसे लिखा मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। तो जरा इन बातों पर ध्यान दें, y और यहाँ पर x। तो ये जो y होता है वो फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो y जो है वो इस क्वांटिटी का फंक्शन होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, या अगर हम अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर कहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखो या डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई लिखो। इसमें क्या ध्यान देना है कि y जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x का कोई फंक्शन है f(x), उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन x पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अभी जैसे वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी में चेंज की बात कर रहे थे कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज का रेट क्या है, पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज का कैलकुलेशन, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ जो हमारा वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, यानी कि इन दिस केस वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो इसीलिए हम टाइम के साथ उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, डी ओवर डी टी ऑफ वी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिखो डी ओवर डी टी ऑफ वी, और अगर ऐसे भी लिख देते हो डी वी ओवर डी टी तो भी वो गलत नहीं होगा। बस इतना याद रखना है कि डी वी ओवर डी टी का ये मतलब नहीं है कि डी वी को डी टी से डिवाइड किया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन तुम्हारे मैथ्स लेक्चर्स में मिल जाएगा। मैथ्स की क्लास में ये डिस्कशन और डिटेल में होता है कि डी वी ओवर डी टी का मतलब कि डी वी को डी टी से डिवाइड किया, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि डी वी ओवर डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये तो हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिट निकालोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी बाय टाइम है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई थ्योरी की। अब एक क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो ये डिस्कशन और क्लैरिफाई हो जाता है। तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक तुम्हारे साथ में होगी, उसमें अगर देखो तो उसमें एक सॉल्व्ड क्वेश्चन 3.2 है। ये क्वेश्चन इस डिस्कशन को समझने के लिए एकदम सूटेबल है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यूज को समझने के लिए। तो सॉल्व्ड क्वेश्चन 3.2 उसको देखें, एनसीईआरटी बुक में सॉल्व्ड क्वेश्चन 3.2। तो ये है हमारा क्वेश्चन 3.2। इसमें क्या बताया गया है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ये 3.2 क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया कि पोजीशन इज गिवन एज a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। और हमें बताना है इसमें a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज गिवन है। a फॉर एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, ध्यान देना, a कोई कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में a सिंबल यूज किया है, वरना कोई भी यूज कर सकते थे।
तो फिलहाल यहाँ बता दिया कि ए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.5 मीटर, और बी ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है, टी है सेकंड में, एक्स एक्स इज इन मीटर, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है वो मीटर में है, और टी इज इन सेकंड, ये सब दिया हुआ है। इसमें बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 2.0। तो वेलोसिटी हमें बताना है टी इक्वल टू 0 पर, ऐसे लिख लेते हैं, v टी इक्वल टू 0 पर कितना है, और v टी इक्वल टू 2.0 पर कितना है, ये हमें बताना है। फिर बताना है एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है हमें बिटवीन टी इक्वल टू 2.0 एंड टी इक्वल टू 4.0 सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के हेल्प से। देखो कैसे, तो पहले इस पर ध्यान दो, ये जो इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स पोजीशन है और ये टाइम पर डिपेंड करता है, a और b तो कांस्टेंट है, कोई भी टाइम हो t की कुछ भी वैल्यू, मान लो कि 0 हो, तो t की वैल्यू यहाँ 0 लिखेंगे तो भी x इक्वल टू a आ जाएगा, और a का मतलब 8.5 मीटर, यानी पोजीशन हो जाएगा 8.5 मीटर एट t इक्वल टू 0। t की कोई और वैल्यू यहाँ डालेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, यानी x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको क्या बोलेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें बताना है इसमें क्या, वेलोसिटी। तो अभी जैसा हमने डिस्कशन किया था, पिछले क्लास में भी हुआ था कि हमें वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर कितनी होगी और t इक्वल टू 2.0 पर कितनी होगी, ये बताना है। और हमें दिया क्या गया है, पोजीशन। तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो और क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इस टाइम पर और इस टाइम पर बतानी है। फिर जरा ध्यान देना, दोनों बातों में डिफरेंस है। ये जो बोला गया है, ये 1 लिख लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। 1 में बोला क्या गया, v एट t इक्वल टू 0 एंड v एट 2.0 सेकेंड। तो जब ऐसे बोला जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी होगी, पर्टिकुलर टाइम है, t इक्वल टू 0 इज ए पर्टिकुलर टाइम, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे बताओ कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। किस इंस्टेंट पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 2 पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बोला जा रहा है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहे हैं, एक दो जगह पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जा रही है, और इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी। तो हमने जो थ्योरी में पढ़ा था उसमें क्या था कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें बताना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें ये डेल्टा टी होता है बहुत ही छोटा। तो बहुत छोटा को कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, इतना हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जैसे अभी बोला, तो उसको हम लिख सकते हैं dx ओवर dt। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है। तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो थ्योरी की बात हुई, इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1, डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, t2 माइनस t1। तो अब देख लो x2 और x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा x1, और t इक्वल टू 4 पर जो x की वैल्यू है वो हो जाएगा x2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हम निकालें कैसे, ये हमारा x है, a प्लस बी टी स्क्वायर, x1 की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू में t को 2 सेकेंड लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर, तो ये x1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस 4b आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह x2 अगर हमें निकालना है तो t की ये दूसरी वाली वैल्यू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a प्लस 16b, ये x2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं x2 x1 की, तो क्या आ जाएगा a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये T2 है और ये T1 है, यानी कि 4.0 माइनस 2.0, ठीक है। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देख लो क्या आ जाएगा, a प्लस 16b, a प्लस 4b को सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस a 16b माइनस 4b यानी कि 12b डिवाइडेड बाय 2.0, तो आ जाएगा कितना 6b, और b की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, ये b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 2.5, 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 6 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख देंगे 15 मीटर पर सेकेंड ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब समझ में आया, x1 और x2 की वैल्यू निकालो, उनका डिफरेंस करो और टाइम का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करो, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालना है, यानी इन पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पर, जब घड़ी में हमने देखा t इक्वल टू 0 था और जब घड़ी में देखा t इक्वल टू 2 था, उस इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है। क्वेश्चन में लिखा है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 2.0, तो अब उसका मतलब है हमें इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें dx ओवर dt करना होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना होगा पहले, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज dx ओवर dt। अब dx ओवर dt कैसे किया जाएगा, तो d ओवर dt ये हमारा ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करता है। तो यहाँ ऑपरेशन क्या है, यहाँ ऑपरेशन है कि x का t के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालो। तो x की वैल्यू यहाँ पर लिखो, x की वैल्यू ये थी a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं ये वाले लेक्चर में, उसको देख लेना। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन पर, तो हो गया डी ओवर डी टी ऑफ ए प्लस डी ओवर डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट है और फिर उसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। तो जब कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, यानी चेंज ही नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज क्यों होगा। तो कांस्टेंट्स का रेट ऑफ चेंज होता है 0, ठीक है। और यहाँ पर बी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर कॉमन आ जाता है, ठीक है। ये सब वो लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करेंगे तो वो आएगा 2t। कैसे आया, फिर से हम वही बात को रिपीट कर रहे हैं, तुम्हें वो लेक्चर देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2bt, ठीक है। ये हमारे किसी टाइम t पर कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ये वैल्यू आ गई 2bt। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने निकाल लिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमने निकाल लिया, वो आ गया 2bt, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखो, ये तो हमारा था पोजीशन, ये भी टाइम पर डिपेंड करता था, और वेलोसिटी हमने निकाल ली, वो भी टाइम पर डिपेंड करती है। b तो कांस्टेंट है, तो 2b कांस्टेंट है, और t की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें वेलोसिटी की उस इंस्टेंट पर वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें इन दोनों इंस्टेंट पर पता लगाना है। तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, देखो जब एट लिखा जाएगा क्वेश्चन में तो समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो 0 पर वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर हमने t की वैल्यू लिख दी 0, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आ गई 0, ठीक है, ये आ गया।
पोजीशन अगर देखोगे t इक्वल टू 0 पर, यहाँ t इक्वल टू 0 लिखोगे तो पोजीशन क्या आएगी, x इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। बट वेलोसिटी अगर निकाल रहे हैं तो वो 0 आ रही है। और अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 2 लिख देना होगा, तो 2 यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 4.0 इंटू बी, और b की वैल्यू ये रही कहाँ 2.5, तो 4.0 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया कितना 10.0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी यूनिट लिखना था मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो हमने निकाल ली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टू डिफरेंट इंस्टेंट्स ऐसे निकालेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में पहचानोगे कैसे कि कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है और कब एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो उसका यही तरीका है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, जब एवरेज वैल्यू बतानी होगी तो ऐसे दिया होगा कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में बताओ, बिटवीन दीज टू टाइम्स टी इक्वल टू, जैसे अभी क्वेश्चन में था टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 4 के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी थी, ठीक है। जबकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब पूछी जाएगी तब उस क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा एट दिस, तो समझ जाना कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही हमें बताना है, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी होगा, अगर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन तो बिल्कुल सेम तरीका होगा, बस वहाँ पर क्या हो जाएगा, x अगर दिया है तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन माने रेट ऑफ चेंज, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने dx ओवर dt किया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x मीन्स पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने किया, तो हमें मिल गया ये मिल गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, d ओवर dt ऑफ v, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एक एग्जांपल करके बता देते हैं, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, अगर इसी में हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाता, ये तो वेलोसिटी की बात हुई, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों है हम करके बता देते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो तो ये था पोजीशन, अगर हमने वेलोसिटी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया था अभी dx ओवर dt, तो हमारा आ गया था 2bt, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अगर हमें निकालना होता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी की ये जो हमारी वैल्यू आई थी इसको यहाँ पर लिखा 2bt, तो 2b तो इसमें कांस्टेंट था तो कॉमन आ गया, ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ t। तो जब पावर 1 होती है वेरिएबल की और हमें उसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट होकर पावर हो जाती है 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगी पावर, ये आ जाएगा 2b, तो हमारा एक्सेलरेशन जो था वो 2b आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, a नहीं लिखा हमने बिकॉज a इस क्वेश्चन में कुछ और सिंबल के लिए यूज किया गया कांस्टेंट के लिए, तो एक्सेलरेशन हमारा गया 2b। अब देखो 2b आया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, इसमें टाइम का फंक्शन है ही नहीं, इसमें t है ही नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इसमें t आया ही नहीं है, यानी कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, यानी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो इट मींस व्हाट, a इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, और यू कैन से एक्सेलरेशन in this question is constant, ठीक है। कांस्टेंट को यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, इस क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई बोलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ,
यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तो वो कांस्टेंट होगा, इतना होगा। अगर बोले कि अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो फिर एवरेज निकालो तो भी वो कांस्टेंट ही आएगा, सब जगह एक जैसा आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। वैसे हमारे सिलेबस में 11 क्लास के सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले ही कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले नहीं पढ़ने हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ना है हमें, नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ना है। बस यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होता तो कैसे पता लगाते हैं। तो मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे था, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, मान लो ऐसे दिया था पोजीशन। तो अगर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकाली तो कैसे निकालेंगे, डी ओवर डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है, डी ओवर डी टी ऑफ एक्स। तो डी ओवर डी टी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने लिख दी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डी ओवर डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, फिर ए कांस्टेंट था तो कॉमन आ गया डी ओवर डी टी ऑफ टी, और इधर बी कांस्टेंट था तो कॉमन आ गया डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो जब पावर 1 था तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने से टी की पावर हो जाएगी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा a, और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t। तो हमारे पास आ गया a प्लस 2bt, ये हमारा आया है क्या, वेलोसिटी आया। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, यहाँ हम ए नहीं लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए क्योंकि ए यहाँ यूज़ किया जा चुका है, सिंपली एक्सेलरेशन ही लिख देते हैं, डी ओवर डी टी ऑफ ए प्लस 2bt। सिमिलर वे में डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना और कैलकुलेट करना, तो देखना 2b आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ रहा है हमारा 2b। ठीक है, टी की पावर 0 हो जाएगी, 2b आ जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया 2b। कुछ गलती की है हमने कहीं पर, इसमें b की पावर और एक बढ़ानी पड़ेगी तब t पर डिपेंडेंट आएगा। मान लो कि ऐसे था a प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और एक टर्म ऐड कर देते हैं सी टी क्यूब कर देते हैं। ठीक है, और एक टर्म जब ऐड करेंगे तब हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर और एक टर्म ऐड कर दिया टी क्यूब, तो आ जाएगा सी 3t स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा, कैसे होगा वो डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर को देखना, समझ में आ जाएगा। तो आ जाएगा 6ct स्क्वायर। ठीक है, 6 नहीं 3ct स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर कर देते हैं 3ct स्क्वायर। तो और जब एक्सेलरेशन निकाला इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको करके देखना खुद से, थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा वो लिख देते हैं 2b प्लस 6ct, ये एक्सेलरेशन आएगा इस केस में। जब t की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 थी तब ये एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ फिर से लिख देते हैं। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन आ गया है कितना, 2b प्लस 6ct। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, एक्सेलरेशन आया था 2b, उसमें टाइम का फंक्शन आया ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन आया 2b प्लस 6ct, इस इक्वेशन में t आ रहा है, यानी कि अब हमारा एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो हमने फाइनली एक्सेलरेशन निकाला था, कैसे निकाला, पोजीशन दिया था, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गया, फिर जो वेलोसिटी आया उसको और एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया, और हमारा एक्सेलरेशन आया था 2b पिछले क्वेश्चन में। इसमें एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, ये रही वेलोसिटी a प्लस 2bt प्लस 3ct स्क्वायर, और एक बार जब डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हमारे पास आ गया 2b प्लस 6ct। इस एक्सेलरेशन में टाइम आ रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ चेंज होगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पर टाइम का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इनफैक्ट हमें ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमारे 11 क्लास के सिलेबस में नहीं है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
हमें अपने को सीमित रखना है किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने वाले, उनको देखना, उनको करना। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में कि ग्राफ कैसे बनाएंगे और ग्राफ से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।